नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। Hello everyone, my name is Saurabh Singh. Welcome to this new initiative. यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। और जो लोग भी मेंस दे रहे हैं प्लीज़ एक बार ये क्वेश्चंस देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन सारे टू द टॉपिक हैं और अभी यूपी पीसीएस एकदम टॉपिक से स्टिक करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो प्लीज़ एक बार देख के जाइएगा। चूँकि हमने समझ रखा है इनको, तो इनको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल करिए। ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अभी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस 2021 और जो भी अलग एग्ज़ाम जैसे आरओ वाला एग्ज़ाम आ रहा है, तो इन सारे प्रोग्राम्स जो चल रहे होते हैं इन नंबर्स पे कॉल करेंगे आप तो जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इस पर यही जो मैं सब बातें बता रहा हूँ और इसके अलावा भी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ के थ्रू आपको दी जा सकती हैं। तो इनको ज्वाइन करिए, फ्री में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल फ्री है। पहला क्वेश्चन कोविड और डब्ल्यूएचओ से जोड़ के है। देखिए आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कोविड की वजह से, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उस निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डब्ल्यूएचओ की थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या रोल रहा है, किस तरीके से क्या रोल रहा, किस तरीके से इसने निभाया उस रोल को। तो एनालाइज करने को कह रहा है। मतलब आपको क्रिटिकल होना है, आपको एक तरीके से इसकी क्या करनी है, आलोचनात्मक आपको पूरा इसका सॉल्यूशन देना है। इस आंसर को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिमला एग्रीमेंट 1972 कहता है कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर फैसला किया कि जो कश्मीर का इशू है वो बायलेटरल है, यानी कि द्विपक्षीय है, ठीक है। और हम उसको उसी तरीके से आपस में बातचीत करके सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि हर बार हर एक फोरम पे जो इनके इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मिस्टर इमरान खान हर एक फोरम पे कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करते हैं और ग्लोबल पावर्स को और ग्लोबल कंट्रीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर आप इंटरवीन करिए या एटलीस्ट इस पर कुछ रिमार्क दीजिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि जो शिमला एग्रीमेंट की स्पिरिट थी उससे विपरीत जाके इसने बार बार इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को इंडिया ने कैसे अवॉइड किया है, कैसे इंडिया ने एक्सटर्नल प्रेशर को हटाया और इंडिया की पॉलिसीज़ क्या रहीं और क्यों ये कर पाया, ठीक है। डिटेल में भी आगे पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनपीटी के बारे में बात करता है। देखिए 50 साल हो गए हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को, या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि, इसको लागू हुए 50 साल हो गए। तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। या एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीटीबीटी पे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पे सवाल बन सकता है। फिर इसमें हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो रीज़न आपसे पूछ लेंगे कि क्यों इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, इंडिया को क्या समस्या है। और फिर इस ट्रीटी को 50 साल हो गया, तो ये भी पूछ सकता है कि ठीक ठाक काम करी या नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटेरियन एथिक्स, उपयोगितावादी नैतिकता से आप क्या समझते हैं। इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। क्या उपयोगितावाद जो नैतिकता है, क्या उसने उपभोक्तावाद को जन्म दिया है? क्या उसकी वजह से आज की डेट में जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, क्या इसका रीज़न यही है? तो ऐसा कुछ एथिक्स और इन्वायरमेंट को जोड़ के एक सवाल बनेगा, ठीक है। ये हो गया। ये 4 क्वेश्चन हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, WHO
एनालाइज द रोल ऑफ WHO इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में WHO की भूमिका का विश्लेषण करना है। अब ये विश्लेषण अगर पॉजिटिव रहा है तो पॉजिटिव कहिए, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव कहिए, ठीक है। WHO is a specialized agency of United Nations which has a mandate for global health cooperation। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग सुनिश्चित करना। सारी कंट्रीज अपने अपने लेवल पे तो हेल्थ के लिए काम कर ही रही हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक क्या डेवलप करना है? कोऑपरेशन, सहयोग। इसलिए एक ग्लोबल बॉडी की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं WHO, जो अलग अलग कंट्रीज़ को एक साथ ले आ सके और ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात कर सके, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। देखिए शायद 2005 का है। 2005 में एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम या नियम जो भी कह लो आप, वो पारित किया गया। ग्लोबल कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज मिले और उन्होंने IHR को पास किया, ठीक है। ये एक रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन भी WHO को कई तरीके के पावर देता है। किस लिए? कि वो ग्लोबल लेवल पे हेल्थ कोऑपरेशन को मेंटेन कर सके, अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो कर सके। तो अगर आपको WHO का क्रिटिसिज्म करना है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि उसके पावर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उसका पावर IHR से आ रहा है, और भी कई चीज़ें हैं जहाँ से पावर आ रहा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, WHO क्या होता है, क्या काम है, ये पढ़ा। और दूसरा हमने पढ़ा कि IHR जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम जो है, वह इसको बताता है कि इसके जो कार्य हैं उनकी शक्ति वक्ति के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। नाउ अब पॉइंट पे आते हैं कि देयर हैज़ बीन एलिगेशन दैट WHO डिड नॉट परफॉर्म इट्स रोल एफिशिएंटली इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड। ये ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि WHO ने कोविड के प्रबंधन में अपनी भूमिका कुशलता से नहीं निभाई है। कैसे? देखिए, WHO was not proactive in its approach। प्रोएक्टिव क्या होता है कि मतलब कोई घटना हो उससे पहले अगर आप जाग जाएं। तो देखिए, आप लोगों ने कई बार इतने तो पढ़ के जान ही लिया होगा कि ये जो कोविड आया ना, कोविड-19, ये तो बीमारी का नाम है कोविड-19। किस बीमारी से होता है, किस वायरस से होता है? तो nCoV नाम है उसका, nCoV, नोवेल कोरोना वायरस। ये है वायरस का नाम, ये है बीमारी का नाम, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कोरोना जो होते हैं, कोरोना वायरस, ये एक पूरी फैमिली है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है। कई सारे वायरसेस की एक फैमिली, एक पूरा परिवार है इनका, और उनको हम कहते हैं कोरोना वायरस। कोरोना हमने बताया कि कई सारे ग्रुप्स के वायरसेस हैं, कई सारे वायरसेस हैं, उनमें कुछ खासियत है, इसीलिए उनको एक फैमिली में रखा गया है। कुछ एक सिमिलैरिटी है, और इनकी फैमिली को क्या कहते हैं? कोरोना वायरसेस। कोरोना क्यों कहते हैं? कोरोना मतलब क्राउन। क्राउन मतलब होता है क्या, को पता होगा? ताज कह लो, ताज, किसी के सर पे जो ताज होता है वो। अब इनका आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि इनके सर पे ऐसे ऐसे होते हैं, जो वायरस होता है इसमें ऐसे ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। तो ये ऊपर से देखने में इस तरीके का दिखता है कि उसको क्राउन या कोरोना कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे कई सारे वायरसेस होते हैं, और उसमें से एक है इस साल जो बीमार कर रहा है लोगों को, वो है nCoV, ठीक है। तो ये वायरस का नाम है। अब इसी तरीके से इससे पहले कोरोना वायरसों ने 2 और बीमारियां की थी, जिसको हम कहते हैं सार्स और मर्स। सार्स क्या है? साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स का फुल फॉर्म मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मैं आपको देख के बता दूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल सार्स याद रखिए, और मर्स का तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है। मर्स और सार्स। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कोरोना वायरस पहली बार नहीं आपको बीमार कर रहा है, इससे पहले सार्स और मर्स के नाम से ये बीमारी पहले आ चुकी है, ठीक है। जब ये पहले आ चुकी है तो WHO के पास इसके बारे में कई सारे रिसर्च पेपर और कई सारे ऑनगोइंग रिसर्च थे, और उस रिसर्च पेपर ने कई बार ये हिंट दिया था कि अगली बार जब इस वायरस में म्यूटेशन होगा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इतने के बाद भी WHO ने प्रोएक्टिव रोल नहीं किया, ठीक है। जो जागरूकता दिखानी चाहिए थी WHO को, वो मिसिंग थी।
कैसे पता चला? सार्स और मर्स के एक्सपीरियंस हमने कुछ सीखा नहीं। और ये कोविड जो है, कोविड-19, ये उसी वायरस से हो रहा है, कोरोना वायरस से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा पॉइंट, डिले इन डिक्लेयरिंग कोविड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। देखिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये WHO किसी भी बीमारी को कह सकता है। किसी भी बीमारी को हो गया तो उसको क्या कहेगा कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है इंटरनेशनल कंसर्न की। अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो गया तो उसको भी ये कह सकता है कि PHEIC, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। ठीक है, तो सिर्फ बीमारी नहीं है, न्यूक्लियर अटैक्स हो रहा है, न्यूक्लियर कहीं गैस लीक हो गई, इस तरीके की ग्लोबल लेवल पर अगर कोई इस तरीके खतरा कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है, तो PHEIC कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहले तो हमको ये याद रखना है कि कोविड को PHEIC ठहराने में WHO ने बहुत लेट किया। अब इसको ठहराते कैसे हैं? अगर कोई बीमारी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल भी सकती है और वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले सकती है, हेल्थ की इमरजेंसी, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल सकती है, हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले सकती है। और चूंकि हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले सकती है, इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ये कह रहा ना, इंटरनेशनल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इंटरनेशनल कंसर्न की है। इंटरनेशनल कंसर्न क्यों होगी? जब वो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, और दूसरा चूंकि वो इतनी बड़ी है, उतना उसका डेंजरस है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसीलिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको कहते हैं। ठीक है, सब मिला के बस इतना याद रखना है भाई। यहाँ के लिए तो प्रीलिम्स के लिए था इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि WHO ने कोविड को PHEIC ठहराने में बहुत लेट कर दिया। ठीक है, भले ही पहले से इसको कई सारे स्रोत थे, जैसे ताइवान और डिफरेंट कंट्रीज़ ने पहले ही WHO को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन फिर भी उसने इस पर एक्ट नहीं किया। पैंडमिक ठहराने में बहुत देर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, WHO का ये रोल है कि वो टाइमली इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता कि ये बीमारी क्या पीपल टू पीपल ट्रैवल कर रही है, क्या सावधानियां लेनी है। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रैवल पे रोक लगानी है कि नहीं लगानी है, कैसे डील करना है, लॉकडाउन लगाना है या जो भी जैसे भी इसको डील करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन WHO को ये रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन WHO ने ये रोल प्ले टाइमली नहीं किया। तो उसकी वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, हम पहले से ही नवंबर दिसंबर से हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें मास्क वगैरह यूज़ कर रहे होते, तो मे भी ये लॉकडाउन टाइप सिचुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। मे भी हम अभी तक वैक्सीन का खोज कर चुके होते हैं। आप समझ रहे हो, जितना जल्दी पब्लिक इन्फॉर्मेशन और पब्लिक डोमेन में आती उतना जल्दी इस पर एक्शन हो सकता था। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखोगे, WHO ने कोई एंथुसियाज्म नहीं शो किया, कोई इंटरेस्ट जल्दी नहीं शो किया चाइना जाने के लिए। मैंने अभी लास्ट टाइम बात की थी कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन WHO को ये शक्ति देता है कि अगर WHO किसी और कंट्री, जैसे मान लीजिए चाइना में ये वायरस का कुछ ऐसा उसको शक हुआ, तो वहाँ की जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ है ना, NGO वगैरह टाइप है, उनसे ये WHO इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप बताओ क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। और जब ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये गवर्नमेंट यानी कि चाइना की गवर्नमेंट से फिर क्लैरिफाई करेगा इस फैक्ट को। इतनी तक शक्ति इनके पास कि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आप बताओ कि ये सही है कि गलत है। अगर इसके बाद को WHO को ये लगता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तक बता सकते हैं, मतलब लगा तो नहीं सकते, ये बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दो। भले ही चाइना या फिर जो भी कंट्री उस टाइम पे है वो अपोज करे इस चीज़ को, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर WHO ऐसी बॉडी देगी तो बाय डिफॉल्ट सारी कंट्रीज को मानेंगी। ठीक है, हर कंट्रीज को मानेगी। तो कुल मिला के ये है कि भले ही बाइंडिंग पावर इनके पास नहीं है, ये कोई मतलब ज़मीन पे कोई इस तरीके का एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत बहुत सारी शक्तियां थीं। और उसमें से एक ये थी कि एक टीम को भेज करके वहाँ पर ये पता कर सकते थे कि वायरस का सोर्स क्या है, वायरस खतरा कितना है, पीपल टू पीपल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसकी गलती से हुआ है, नेचुरल है या मैन जनरेटेड है, लैब में बनाया गया है या सच में नेचुरल वायरस है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसने कोई ऐसा इंटरेस्ट शो किया ही नहीं। ठीक है, तो इन पॉइंट पे आप कह सकते हो कि हाँ इन वजह से WHO के कार्यप्रणाली पर क्या हो रहा है, शक लगा रहे हैं। ठीक है,
IHR empowers it to seek disease event information from non-government sources and seek verification from government। जो भी मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन जो भी है वो क्या करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को यह अधिकार देता है कि वो बीमारी की घटना जो भी है उसकी जानकारी के लिए गैर सरकारी स्रोतों से इंफॉर्मेशन ले और सरकार से उसका सत्यापन करने की मांग करे। क्या बताओ ये सही है, घटना सही इंफॉर्मेशन मिली है कि नहीं? इसके बाद भी WHO ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। ठीक है, फिर हम बोलेंगे यार एकदम गलत तो नहीं ठहरा सकते WHO को। तो आप ये बोलोगे कि लेकिन WHO का गलत ठहराने से पहले एक बार ये भी सोचना चाहिए कि उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। तो आप शक्ति में बोलोगे भैया सिर्फ $2 बिलियन इनके पास कैपिटल होता है, इतना कम पैसा दे रहे हो आप इनको, बजट इनका इतना छोटा है, इससे ज़्यादा तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को पैसा मिलता है। दूसरा कह रहे हैं इनके पावर जो है सिर्फ रिकमेंडेटरी हैं, ये केवल आपको अनुशंसा दे सकती हैं, ये फोर्स नहीं करा सकती। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दे, है ना, ये चीज़ आप बोलोगे। फिर मेजर एलिगेशन जो भी लगाई जा रही हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स बड़ा इन्वॉल्व है, मतलब कहीं ना कहीं वो US और चाइना की एंटी है, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर वेस्ट वर्सेस चाइना, ये है। तो साइनोफोबिया यानी कि चीन के लोगों के खिलाफ जो एक तरीके की ग्लोबली साइनोफोबिया मतलब साइनो मतलब चाइनीज पीपल के खिलाफ, फोबिया मतलब डर, तो मतलब एक तरीके के प्रीजुडिस क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि साइनोफोबिया है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ज़्यादा फैक्ट पे बेस्ड एलिगेशंस नहीं हैं। फिर WHO के कुछ तारीफ करते हैं, भाई काम तो किया, काम क्या किया, किसने कई सारे ग्रुप्स कंट्रीज़ को मिला करके क्या बनाया, एक सॉलिडेरिटी ट्रायल। सॉलिडेरिटी ट्रायल का उद्देश्य क्या था कि आप दवाई खोजने की कोशिश करो इस बीमारी की, कौन कौन खो सकता है। एक तरीके का ग्लोबल रिसर्च पेपर्स को, ग्लोबल कम्युनिटी को जोड़ दिया उसने कि आप सब लोग एक साथ मिल के काम करो, ये बीमारी इतनी बड़ी है कि एक आदमी इसको डील नहीं कर सकता। ठीक है, काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो भी अफवाह वगैरह फैल रही थी, जैसे कई सारी अफवाह आप देख रहे थे ना कि वही मास्क फिर से पहनना है, नहीं पहनना है, अरे प्लास्टिक के सरफेस पे कितने दिन रहेगा वायरस, स्टील पे कितने दिन रहेगा वायरस, अच्छा वायरस गर्मी पड़ेगी तो मर जाएगा क्या मई जून में। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशंस को उसने धीरे धीरे कई सारे रिसर्चेस कर करके ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर करता रहा WHO। ठीक है, कोवैक्स फैसिलिटी कि वायरस की वैक्सीन को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए कोवैक्स फैसिलिटी फंडिंग वगैरह की व्यवस्था की गई थी। तो फिर ये आप एक तरीके का वो लिख दोगे वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन जो भी कह लो कि दिस क्रिटिसिज्म हैज़ कॉस्ट, जो भी क्रिटिसिज्म हुआ है उसने WHO की जो भी क्या कह सकते हो आपकी रेपुटेशन है उसको बहुत तरीके से उसके ऊपर धब्बा लगा दिया है। चूँकि इसके रेपुटेशन पे एक धब्बा लगा दिया है इसलिए तुरंत के तुरंत WHO में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लिखोगे कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने क्या किया है कि जो कोविड है इसकी इंडिपेंडेंट जांच करने का आदेश दिया है। ठीक है, कि आप जांच करो कि वायरस कहाँ से निकला, कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और मामला है कि WHO को अपना रोल ये भी इंश्योर करना है कि वैक्सीन्स वगैरह टाइम पे बने और सब तक आसानी से पहुंच सके। तो एक रेगुलेटर का काम कह लो या एक फैसिलिटेटर का काम करना है WHO को। तो एक बार फिर से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि WHO हमने पढ़ा कि WHO संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल एजेंसी है, पहली बात। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन उसको कुछ शक्तियाँ देता है। तीसरी चीज़ कि उसके ऊपर कई सारे एलिगेशन लग रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, क्या क्या एलिगेशन लग रहे हैं कि भाई पहले अपनी पुरानी गलतियों से हमने कुछ सीखा ही नहीं। सार्स और मर्स ये दो बीमारियाँ हुई थी, उनसे क्या सीखा आपने, कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि वो भी कोरोना वायरस से ही होती थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न को के रूप में कोविड को ठहराने में आपने बहुत देर कर दी, पैंडेमिक बहुत देर में ठहरा। दूसरा, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है नहीं करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पे आपका क्लैरिफिकेशन बहुत लेट आया। तो आपने अगर टाइमली एक्ट किया होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई होती। फिर लास्ट में क्या है कि आपने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत जो आपको शक्तियाँ मिली होगी नहीं कि आप चाइना जाने में आपको उत्सुकता ही नहीं थी, जानना ही नहीं था कि वायरस निकला कहाँ से नहीं निकला। फिर आप बोलोगे कि भाई ऐसा नहीं कि सब बुरा बुरा ही है, 2 बिलियन तो सिर्फ पैसा दे रहे हो उसको। दूसरी बात, सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, हमको शक्ति तो आपने कुछ दी नहीं WHO को। फिर आप बोलोगे कि यार जो एलिगेशन लग रहे हैं WHO पे वो उसके कार को लेकर के नहीं हो रहे हैं, वो तो आप चाइना के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, तो ये साइनोफोबिया है। फिर आप बोलोगे काम तो किया WHO, कैसे किया, कोवैक्स बनाया, सॉलिडेरिटी ट्रायल किया, मिस इन्फॉर्मेशन जितनी थी, अफवाह थी, उसको काउंटर किया।
और फिर लास्ट में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट ट्रायल की बात तो कर ही दी है, तो आप बोलोगे इस तरीके से एक बैलेंस आता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान का और कश्मीर वाला क्वेश्चन आ गया कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972 पाकिस्तान हैज टाइम एंड अगेन tried to internationalize issue of Jammu and Kashmir. How did India manage to tackle this problem? शिमला समझौते 1972 की भावना के विपरीत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करने का बारंबार प्रयास किया है। ठीक है, तो भारत ने इस समस्या से निपटने का प्रबंधन कैसे किया है, मतलब भारत ने इस पूरे मामले का प्रबंधन कैसे किया। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वही पता ही आपको, 1948 पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर की मदद करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। ठीक है, और तब से जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते रहे हैं हमेशा गड़बड़ ही रहे हैं। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया कश्मीर के इशू को लेकर के, कश्मीर के इशू पर फिर वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या बना दिया, एक फोरम बना दिया, एक तरीके की बॉडी बना दी, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल डेवलप किया गया और बोला गया कि बाद में कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेबीसाइट हो जाएगा। ये पूरा इशू था। आगे चल के 1965 वॉर होगा, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का, आपको पता है बांग्लादेश अलग हो जाएगा। इन दो हादसों के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं नरम पड़ेगा, समझ में आएगा उसको अपनी औकात। फिर क्या 1972 का क्या होगा आपका, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में क्या होगा, शिमला एग्रीमेंट में दोनों कंट्री, पाकिस्तान ये अग्री करता है, इंडिया के साथ अग्री करता है कि ये जो इशू है ये म्यूचुअल और बायलेटरली सॉल्व होगा, मतलब द्विपक्षीय रूप में, मतलब दो कंट्रीज, द्विपक्षीय मतलब दो कंट्री आपस में बातचीत करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट में किसने कहा, ये पाकिस्तान ने इस बात में माना। 1999 आता है, 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन में भी इसी बात को पाकिस्तान दोहराता है कि हम अभी भी मानते हैं कि बायलेटरल इशू है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि कई बार पाकिस्तान ने बात बोली है कि ये बायलेटरल है, लेकिन फिर भी बार बार वो उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, लेकिन वहाँ पॉलिसी कौन चला रहा है, वहाँ की डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है किसी भी कंट्री में, जो इतनी इन्फ्लुएंशियल होती है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तक को निर्धारित कर रही होती है। पाकिस्तान के लिए डीप स्टेट क्या होगी, वहाँ का टेरर ग्रुप्स जो हैं वो हैं, वहाँ की आर्मी जो है, ये लोग मिलकर के एक तरीके का डीप स्टेट का काम करते हैं। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स डीप स्टेट एंड पॉलिसी ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर इट हैज़ टाइम एंड अगेन डेविएटेड फ्रॉम इट्स कमिटमेंट। कौन सी कमिटमेंट, लाहौर एग्रीमेंट, लाहौर रेजोल्यूशन और शिमला एग्रीमेंट की जो भी उसने वादे किए थे उससे वो क्या करता है, हमेशा अलग चला जाता है। जैसे अपने डीप स्टेट और छद्म युद्ध, जो छिप के युद्ध करता है, इस नीति के प्रभाव से वो अपनी प्रतिबद्धताओं, कौन सी प्रतिबद्धता, जो शिमला समझौते और लाहौर प्रस्ताव में उसने कहा है, उससे वो इतर जा करके कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। ठीक है ना, 1971 के बाद पाकिस्तान ट्राइड टू पोर्ट्रे इंडिया सिक्योरिटी एफर्ट्स इन वैली एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पीस के लिए कोशिशें की, वहाँ पे आर्मी लगाई या एप्सपा लगाया, वो वहाँ की हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, हमारा इंटरनल अफेयर है, लेकिन पाकिस्तान ने ग्लोबल कम्युनिटी के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, उस समय ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक परिस्थितियाँ इस तरीके की थी कि चीन हो जाए, यूएस हो जाए, या कोई और इस्लामिक कंट्री हो गई, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC, इन सारों ने किसका सपोर्ट किया उस समय, तो पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान अपने मतलब जो भी इंटेंशंस थी उसको कुछ हद तक पा रहा था उस समय, जैसे उसको इंटरनेशनलाइज करना था,
तो वो इस चीज़ को उठाता था। और चूंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ इस तरीके की थी उस समय कि ये सारी कंट्रीज उसका क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, इंडिया से वैसे भी नाराज़ रहते थे। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें चल रही थी उस समय। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच तक में वहाँ के फोरम पे भी पाकिस्तान के पीएम ने इस बात को उठाने की कोशिश की, कश्मीर के इशू को। फिर ये बार बार बोलते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रही है, मतलब इस्लाम के खिलाफ जा रही है या इस्लाम के खिलाफ लोगों के बीच में डर या मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर रही है और ऐसे स्टेप्स ले रही है जो इस्लाम के खिलाफ है या इस्लामिक लोगों के खिलाफ है। यानी कि हम जानबूझ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मुस्लिम्स के खिलाफ गलत या गड़बड़ एक्शन ले रही है, ऐसा ये पाकिस्तान पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। और इसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज से डिमांड करता है कि बार बार कि आप कम से कम इस चीज़ का मुद्दा उठाओ। अच्छा, ये जो मुद्दा है आज की डेट में मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज ये सब जो है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीज जैसे सऊदी वगैरह हैं, इनसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, अब इनसे इतना अच्छा हो चुका है कि जब उन्हें 370 हटाया तो किसी ने चूं तक नहीं किया था उस समय। लेकिन अभी आप देखोगे टर्की का, तो टर्की आप देखोगे कि कई बार आप देख रहे हो कि जब भी इंडिया का कोई टर्की और मलेशिया 2 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो इंडिया के स्टैंड्स होते हैं जम्मू कश्मीर पे या कुछ भी, तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट करती हैं और इंडिया का फिर तुरंत क्रिटिसिज्म भी कर रही होती हैं। देखिए टर्की का रीज़न क्या है, टर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। ठीक है, अभी हेगिया सोफिया जो भी आप पढ़ते हो, हाया सोफिया या हागिया सोफिया करके, जब यहाँ पे टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, तो जब यहाँ पर तुर्क लोग राज करते थे, तो हाँ, तो टर्की अपने आप को क्या प्रूव करना चाह रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रूव करना चाह रहा है। इसीलिए हागिया सोफिया जो एक तरीके की अभी तक एक म्यूजियम था, उसको टर्की ने फिर से क्या कर दिया, मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ फिर से कर दिया, क्यों कर दिया, देखिए जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये आपने जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा 1914 में, जब टर्की हारेगा उसके बाद ये आएंगे, राज करेंगे यहाँ पर, मतलब ये रूलर बनते हैं और टर्की डेमोक्रेटिक हो जाता है। जब ये डेमोक्रेटिक बन जाएगा तो यहाँ पर जो हागिया सोफिया, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक म्यूज़ियम में। अच्छा, ये मस्जिद बनने से पहले एक चर्च था। जब इस एरिया पे, यहाँ पे आज की डेट में टर्की वगैरह हैं, यहाँ पे आज की डेट में इस्तांबुल है, तो इस्तांबुल वाले एरिया में जब चर्च का रूल था बहुत पहले, तो यहाँ पे हागिया सोफिया को बनाया गया था। अब बिल्डिंग देखिएगा, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। जब यहाँ पे मुस्लिम्स का रूल आएगा तो वो उसको क्या कर देंगे, फिर से मॉस्क में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ल्ड वॉर के बाद जब फिर से टर्की डेमोक्रेटिक बनेगा और सेकुलर बनेगा, तो इसको क्या कर दिया था, म्यूज़ियम में। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक इवेंट था, ये एक मैसेज देता है पूरी दुनिया को कि हमने एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया एक मॉस्क को, मतलब हम सेकुलरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में फिर से एर्डोगान जो है यहाँ पे, वो इसको फिर से क्या कर रहे हैं, मॉस्क में कर रहे हैं। तो ये फिर से एक सिंबल, एक मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि फिर से मुस्लिम रूल या फिर जो भी टर्की की अपनी खुद की एस्पिरेशन है वो उसको पाना चाहता है। तो इसलिए वो पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि इंडिया ने फिर इस चीज़ से कैसे अपने आप को बचा रखा है। पहली बात, इंडिया हैज़ लार्जली केप्ट द वर्ल्ड आउटसाइड दिस इशू। बड़े पैमाने पे यही देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया सक्सेसफुल रहा है जम्मू कश्मीर के इशू से सारे कंट्री को, दुनिया भर को बाहर रखने के लिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कई बार बोला था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या मीडिएशन करने को तैयार हैं, समझौता कराने को तैयार है। फिर इंडिया ने तुरंत, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मना किया था कि भाई हमने तो ऑफर मांगा ही नहीं, आप क्यों मीडिएशन करना चाह रहे हो, हम तो बोल ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहा आपकी मदद। तो ये बात, पहली बात तो इंडिया हमेशा मीडिएशन के खिलाफ रहा है, उसको किसी और कंट्री को लाना ही नहीं है, ये सिर्फ द्विपक्षीय मामला है, हम 2 ही कंट्री इंडिया पाकिस्तान आपस में सॉल्व करेंगे। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन किया, अभी 370 हटा करके उसको यूटी में बनाया, तो पूरी दुनिया ने, लगभग सारी कंट्रीज जो थी, किसी ने इसका अपोज नहीं किया, सब ने बोला कि ये क्या है, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी को दिखा रहा है।
अब इंडिया की सॉफ्ट पावर इस तरीके की हो गई है कि उसकी वजह से भी हम लोग को ये पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं कि सारी कंट्रीज़ हमारे स्टेप्स को वो गलत सेंस में नहीं लेती हैं, वो समझ रही हैं कि हमारी कितनी मजबूरी है कि उसके हमने इस तरीके का स्टेप लिया, हमारे लिए कितना ज़रूरी है स्टेप लेना। तो ये कोई निगेटिव स्टेप नहीं था। हम मुस्लिम्स के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाह रहे, हम जम्मू कश्मीर के खिलाफ हमको कोई खुन्नस नहीं है, ये तो पॉजिटिव स्टेप था। ठीक है। दूसरा, इंडिया ने एक बहुत ही फाइन आर्ट है कि डिप्लोमेटिक स्किल सीख ली है बैलेंस करने का दो ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जिनके इंटरेस्ट बड़े अलग अलग हैं। जैसे आप देखोगे आज की डेट में इंडिया यूएस और रशिया को एक साथ लेके चल रहा है। इंडिया एक तरफ क्वाड ज्वाइन कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना उसको बुला रहा है कि एससीओ ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो इंडिया अब एक तरफ काटसा लगा रहा है अमेरिका इंडिया के ऊपर, दूसरी तरफ वही इंडिया ईरान से और रशिया से फिर S-400 की डील भी करा रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी स्किल है, डिप्लोमेटिक स्किल्स है, जिसके तहत वो रिलेशंस को बैलेंस करना सीख चुका है। और ये इसी की देन है कि इंडिया इतने सेंसिटिव जम्मू कश्मीर के इशू में पूरी दुनिया वर्ल्ड कम्युनिटी को लगभग बाहर रखने में सक्सेसफुल रहा है और पाकिस्तान को काउंटर करने में सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल कम्युनिटी प्रेज करती है सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब चीज़ों को। क्यों करती है? क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी कई बार सबूत दे दे के इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का क्या है, मतलब टेररिज्म के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहीं पे लोग पैदा हो रहे हैं, यहीं पे फल फूल रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इंडिया का ये डिफेंसिव ऑफेंसिव इसको कहा गया कि हम डिफेंस करने में ऑफेंस कर रहे हैं। ठीक है। ऑफेंस मतलब क्या होता है कि हम आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन डिफेंस के लिए आक्रामक हो रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं कि हम ऑफेंसिव ही हैं, कि हम चाइना के जैसे हैं, जैसे कि बिना बात किसी के ऊपर आक्रामकता दिखाने लग जाओ। नहीं, हम अपने डिफेंस करने के लिए ऑफेंसिव हो रहे हैं। तो डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसीज हैं ये, रक्षात्मक आक्रामकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवन जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज नहीं किया इंडिया के स्टेप को। जो मतलब मुस्लिम कंट्रीज मेन ये हैं, उन्होंने भी इंडिया के स्टेप्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। टर्की वगैरह किया, टर्की मलेशिया किया है, वो आपको पता है, उसके उनके रीजंस क्या आपको पता है ये चीज़। ठीक है। फिर इंडिया हैज़ एक्सपोज्ड पाकिस्तान, वो टेरर का हेवन है, ये आपको सबको पता चल चुका है। और उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज से उनका इंटरेस्ट और इंडिया का इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है। तो जब आप कन्वर्ज कर रहा है, इंडिया का इंटरेस्ट और यूएस का इंटरेस्ट अगर लगभग एक जैसा है, तो जाहिर सी बात है यूएस इंडिया का स्टेप जो भी है उसको क्या करेगा, सपोर्ट ही करेगा, उसका क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या कि दो एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट और लाहौर रिजोल्यूशन, दोनों में पाकिस्तान ने बोला कि बायलेटरल है, द्विपक्षीय मामला है, लेकिन बार बार उसने क्या किया, अपने डीप स्टेट की इन्फ्लुएंस में आकर के, और क्या था, प्रॉक्सी वॉर, इसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसने क्या किया, बार बार इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की। कैसे कैसे किया? 1971 के बाद क्या बोला कि ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं हम। फिर क्या बोला कि उस समय भू राजनीतिक कारण ऐसे थे कि सारी कंट्रीज ने इनका समर्थन किया। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तो वहाँ पे बोलने लगे हैं कि पाकिस्तान बोलने लग गया कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हो रहा है। फिर बोलने लग गए कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ, इस्लामिक लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लामिक लोगों को परसिक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। और OIC का सपोर्ट मांगा। लेकिन इंडिया ने कैसे क्या किया, लगभग सारी कंट्रीज़ को बाहर रखने में सक्सेसफुल रहा। बोला कोई मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, पुनर्गठन जो हमने किया है वह भारत का आंतरिक मामला है। और भारत की कूटनीतिक कुशलता का यह एक सकारात्मक परिणाम रहा है कि सारी कंट्रीज़ को हम बैलेंस करना सीख चुके हैं। पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, और ये जानने के बाद कई सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग US और इंडिया का इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है। जब हम कन्वर्ज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि US का और अदर वेस्ट कंट्रीज़ का हमको सपोर्ट ही मिलेगा। तो ये था पूरा एक इशू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट NPT के बारे में कि इट्स बिन 50 years सिंस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी, या न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी केम इनटू फोर्स, डू यू थिंक इट सर्व्ड इट्स पर्पस। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य बनाई गई थी उसने वो पूरा किया है। और तीसरा, इंडिया क्यों नहीं इसको ज्वाइन किया है आज तक। मतलब परमाणु अप्रसार संधि लागू हुए 50 साल हो चुके हैं 1970 में, और इसने अपने उद्देश्य पूरे किए हैं। और तीसरा, भारत इस संधि के संदर्भ में क्यों मतलब विरोध कर रहा है, क्यों इस संधि को नहीं अपना रहा है। ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, इट एम्स टू
तीन चीज़ें, इसके उद्देश्य तीन हैं। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दूसरा है प्रमोट कोऑपरेशन फॉर पीसफुल यूज, और तीसरा है डिसआर्मामेंट। ठीक है, पहला क्या बोला हमने कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन को रोकना है, कि ये जो इतने भी वेपन्स हैं ये और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। दूसरा पीसफुल यूज़ के लिए हम प्रमोट करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज़ करो। और तीसरा डिसआर्मामेंट, यानी कि निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ना है। ठीक है तो फिर हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, प्रसार को रोकना है पहला, दूसरा शांतिपूर्ण उपयोग अलाउड है दो, तीसरा निरस्त्रीकरण को अपनाना है। किस चीज़ का निरस्त्रीकरण, परमाणु जो वॉरहेड्स हैं, परमाणु बम जो है इनको। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इसके उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, जो पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है। अच्छा, 1970 में लागू हुई थी, 1970 में लागू हुई है। अब ये सारी कंट्रीज़ को डिवाइड करती है दो हिस्सों में, न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। नाम से लग रहा है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास नहीं है। अब ये है या नहीं है कैसे डिसाइड करते हैं, इन्होंने 1967 चुना है। 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले, 1967 से पहले जिन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक तरीके से बना लिया था या उसको टेस्ट कर लिया था, तो उनको इसने क्या बोला, न्यूक्लियर पावर। और जो नहीं किए या जो उसके बाद किए उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया ने 1967 के बाद किया या पहले, ऑफ कोर्स बाद में किया है। ठीक है, तो इंडिया को क्या मानता है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया के पास है कि नहीं है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं क्या है। अब पॉजिटिव क्या रहे हैं इस संधि के, हाँ भाई कुछ हद तक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने में या विस्फोटकों को कम करने में सफल रहा है। मतलब कोल्ड वॉर का टाइम एक था जब करीब 70,000 लिखा है मैंने, के मतलब 1000 बोलते हैं, तो करीब 70,000 एक तरीके टाइम पे बॉम्ब हुआ करते थे दुनिया भर में, और आज की डेट में करीब 14,000 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कम हुआ है, तो कम करने में सफल रहा है, हाँ रहा है। प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार सीमित करने में सफल रहा है, कुछ हद तक रहा है। कैसे रहा है आप बता सकते हो कि मान लो भाई 1967 इसने डेट मानी थी या 1970 में लागू हुआ है, उस समय इसने बोला था कि 5 न्यूक्लियर पावर माना था इसने, लेकिन 70 से अभी तक यानी कि 50 साल में सिर्फ 4 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन और पहुंच पाया है। 5 इसने पहले माना था, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज़ हैं उनको माना था कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। उसके अलावा भी आज की डेट में 4 और लोग के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने पूरी तरीके से प्रसार को रोक दिया है, लेकिन हाँ सीमित करने में सक्सेसफुल रहा है। ये 50 साल में सिर्फ 4, कौन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, भारत और इजराइल। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल। ठीक है, फिर इसने IAEA की स्थापना की, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर, तो इसने IAEA की स्थापना की है। थोड़ा फुल फॉर्म्स को लेके मैं कमज़ोर हूँ यार, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, यही है, तो ये इसने स्थापना की है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो ट्रिटी है ना, नॉन या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम धाम इसको दिया गया कि इसको IAEA को दिया गया है। ठीक है, ये जो बॉडी है, अब ये करती क्या है कि किसी भी कंट्री में जो भी आपके मतलब न्यूक्लियर जो पीसफुल यूजर्स भी कर रहे हो आप, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर जाकर भी इंस्पेक्शन ये कर सकती है। उसके अलावा इसने कई सारे सेंसर्स लगा रखे हैं पूरी दुनिया भर में, उससे क्या करता है, चेक करता रहता है। अगर कहीं भी अंडरग्राउंड में ऊपर नीचे कहीं भी आप अगर इस तरीके का कुछ रेडिएशन लीक हो रहा है, तो फिर ये चेक कर लेगा कि हाँ कोई कंट्री इसको क्या कर रही है, वायलेशन कर रही है। और भी कई तरीके हैं जिसके तहत ये चेक करता रहता है कि क्या डिफरेंट कंट्रीज इसको मान रही हैं या इस ट्रिटी को मानती हैं या नहीं मानती। ठीक है, उसके बाद दुनिया भर में कई सारी न्यूक्लियर फ्री जोन्स बन गई हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन से दूर जाना चाह रही है। ये भी एक इस ट्रिटी का ही पॉजिटिव आप बोल सकते हो। पेलिन-डाबा ट्रिटी का नाम लिख देना आप लोग। ये ट्रिटी के बारे में ज़रा पढ़ के बताइएगा क्या है। अच्छा, बस इतना बता दिए, किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है ये पेलिन-डाबा ट्रिटी, कमेंट में बताइए जिसको पता हो। फिर इंडिया को क्या प्रॉब्लम है भाई। अब आपको पता है कि 1967 आपने डेट बता दी,
उससे पहले जो है वो न्यूक्लियर पावर वाले मान रहे हो, जिसके बाद वालों को नहीं मान रहे हो। तो कहता है इंडिया की ये जो ट्रिटी है डिस्क्रिमिनेटरी है, आप भेदभाव कर रहे हो। हमारे पास भी, हमको भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानो आप, पहली बात भेदभाव मत करो। फिर कहता है कि आपने ट्रिटी में बोला कि हम डिसआर्मामेंट करेंगे, निरस्त्रीकरण करेंगे। तो ये क्या बात हुई कि कुछ लोग न्यूक्लियर पावर हैं, कुछ लोग नहीं हैं? ऐसी दुनिया कैसे हम रख सकते हैं? कहता है कि या तो इसको ख़त्म करो, यानी कि सब लोग अगर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे तो इंडिया फिर इस ट्रिटी को मान सकता है, जो कि आप कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हम भी इसको साइन नहीं करेंगे। फिर कहता है कि ये P5 जो है, मतलब परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सुरक्षा परिषद है, उनको विशेष तरीके की छूट दे रखी है, विशेष प्रिविलेजेस हैं, तो ये गलत है। ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तो बात ही नहीं कर रहे यार, आज आप लोग बस कम करने की बात कर रहे हो, तो इसलिए भी हम इसको साइन नहीं कर सकते। फिर कहता है कि इंडिया यार अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे। ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान उसके पास न्यूक्लियर पावर, इधर चाइना है उसके पास न्यूक्लियर पावर। अच्छा, न्यूक्लियर पावर वाली बात ही नहीं है, दोनों सन की। तो ऐसे कैसे हम न्यूक्लियर पावर अपना छोड़ दें? पूरी दुनिया छोड़े तो फिर हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप बोल सकते हो कि इसलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई? 50 साल हो गए ट्रिटी को। 3 उद्देश्य थे। पहला क्या कि प्रसार को रोकना है, दूसरा पीसफुल या शांतिपूर्ण यूज से करना है, न्यूक्लियर एनर्जी तो यूज़ करना है, तीसरा निरस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट करना है। 1970 में लागू हो गया। डिवाइड कर दिया इसने कंट्रीज़ को, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। न्यूक्लियर वेपन कौन है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के 5 कंट्रीज है वही हैं। नॉन न्यूक्लियर मतलब बाकी और कंट्री। लेकिन 1970 से अभी तक में 4 कंट्रीज ने हासिल कर लिया न्यूक्लियर वेपन। कौन कौन? उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, भारत और इजराइल। ठीक है। फिर इसी बॉडी ने क्या बना दिया? IAEA का फुल फॉर्म मैंने देख के बताया आपको, क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। इसके काम क्या है हमने भी पढ़ा। फिर क्या हुआ कि हाँ, कम करने में सक्सेसफुल रहा। हाँ, 70,000 से 14,000 पहुंचा दिया इसने। 4 देश में ही सीमित रहा है, बाकी कंट्रीज मोर और लेस ये न्यूक्लियर वेपन नहीं फैला है। फिर आप बोलोगे कि पेलिनडाबा ट्रीटी और न्यूक्लियर फ्री जोन्स बन गई हैं और IAEA का काम बोलोगे। इंडिया को क्या समस्या है हमने पढ़ लिया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या होता है, उपयोगितावाद क्या होता है। अब देखिए, इसकी एक बड़ी लाइन फेमस है, इज एंड इज वेल ऑल इज वेल, कि अगर अंत अच्छा हो रहा है, अंत भला तो सब भला। अब ये पूरी बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं भला का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का एंड अच्छा हो जा रहा है तो उससे तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने अपनाया है वो सही हो गलत हो मैटर नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं उपयोगितावाद को दर्शा रहा है, जो ये कहता है कि हम कार्य के जो एक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है, वो सही है या गलत है, कोई कार्य उसके आउटकम पे या उसके एंड के हिसाब से जज करेंगे। अगर एंड अच्छा है तो वो एक्शन एथिकल है, एंड अच्छा नहीं है तो वो एक्शन एथिकल नहीं है। ये हो गया यूटिलिटेरियन का बेसिक फिलॉसफी। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा किसके विपरीत जा रहा है? एकदम कांट के विपरीत जा रहा है। कांट कहता है एंड देखो ही मत। कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि क्या ह्यूमन को किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना चाहिए? तो कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, परिणाम मतलब क्या, एंड मतलब क्या? ये यूटिलिटेरियन कहते हैं एंड देखो। कांट क्या कहता है कि एंड तो देखना भी मत भाई, सोचना भी मत उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, आज यूटिलिटेरियन के बारे में बात करेंगे। तो वो कहता है कि अगर अंत भला तो सब भला। यूटिलिटेरियन एथिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर मैक्सिमाइजेशन एंड पेन मिनिमाइजेशन। काम वह करो जो आपका प्लेजर, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाए और आपके पेन, आपके कष्ट को कम करे। अब ये प्लेजर और पेन फिजिकल बात नहीं हो रही है कि आपको फिजिकली कुछ अच्छा लगने लग जाए, फिजिकली बुरा लगने जाए। पेन मतलब ये नहीं कि फिजिकली आपको दर्द हो, नहीं। वो बात कर रहा है यूटिलिटी की। यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदा। अब ये फ़ायदा कई तरीके का हो सकता है। आपका सोशल मेंटल फ़ायदा भी हो सकता है, किसी चीज़ को करने में आपको अगर अच्छा लग रहा है, फिजिकल नहीं, वो कोई बुक भी पढ़ने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ आपके लिए एथिकल है, वो चीज़ आपके लिए क्या है, गुड है।
क्यों? क्योंकि वो प्लेजर बढ़ा रहा है, पेन को मिनिमाइज कर रहा है। बेसिकली यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, उपयोगिता। कोई भी एक्शन जो आपकी उपयोगिता को बढ़ा रहा है वो क्या है? एक तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म के आसपास में चल रहा है। ठीक है, कांट क्या बोलता है? उपयोगिता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है देखना ही नहीं है, मुझे काम करना है क्योंकि वो मेरी मॉरल ड्यूटी है। अब ये मॉरल ड्यूटी मेरी उपयोगिता बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है मुझे पता चलेगा मेरे एंड से, मतलब मेरे एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से, उसके परिणाम से। तो वो तो मुझे देखने को मना कर रहा है कांट। यहाँ पे एक पर्दा डाल रहा है, वो कह रहा है इस पर्दे के पार नहीं देखना है, बस अपना कार्य करते जाओ, मॉरल ड्यूटी करते जाओ। ठीक है, तो दे बिलोंग टू टीलियोलॉजिकल स्कूल। ये टीलियोलॉजिकल स्कूल से संबंधित हैं, या विचारधारा आप बोल सकते हो हिंदी में, जो कार्य के परिणाम के आधार पर नैतिकता का आकलन करते हैं, कि किसी की एक्शन के आउटकम के बेसिस पे देखते हैं कि वो एथिकल है या नहीं है। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटेरियन एथिक्स। ठीक है, इसके दो थिंकर्स बहुत फेमस है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल। जे.एस. मिल और जेरेमी बेंथम। ठीक है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड एज फिजिकल प्लेजर। जब मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि प्लेजर मैक्सिमाइजेशन और पेन मिनिमाइजेशन, मतलब नैतिकता वही होती है जो खुशी या आपकी उपयोगिता को अधिकतम करे और आपके कष्ट को कम करे। तो ये कष्ट या उपयोगिता, हम फिजिकल प्रेशर या भौतिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात आप समझिए। ठीक है, ये उपयोगिता की बात हो रही है, किसी भी एक्शन की उपयोगिता कितनी है, उपयोगिता समाज के लिए, उपयोगिता एक इंडिविजुअल के लिए, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता है प्लेजर इन एनी एक्शन। प्लेजर क्या है? प्लेजर इज एनी एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है, आपको लाभ देता है, आपको खुशी देता है, वही आपके लिए क्या है? प्लेजर है। तो हमको इसी पे काम करना है, हमको किस पे बात करनी है? इस चीज़ को बढ़ाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को मान रहे हैं। अब ये इनकी एक लाइन है, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कार्य ऐसा करे जो सब, अब हमने बोला कि उपयोगिता बढ़ाएं, तो उपयोगिता सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं बढ़ानी है आपको, एक इंसान की उपयोगिता बढ़ाने लग जाओगे तो ये तो बड़ा स्वार्थी मामला हो जाएगा। तो ये कहता है कि ऐसा कार्य करिए कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। तो वो एक्शन को आप क्या बोलोगे? एथिकल बोलोगे, वो कार्य नैतिक है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, हाँ आगे बढ़ते हैं। दे मस्ट, यहाँ पे लिखा है, while deciding which action a person should prefer, they must make such choices which bring more utility to more people and less pain to less number। तो मतलब अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको कौन सा चुनना है और आप उपयोगितावाद फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हों, तो आपको वह एक्शन चुनना है, वह विकल्प चुनना है जिससे अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक उपयोगिता बढ़े और कम से कम लोगों को कम से कम कष्ट हो। ठीक है, तो फायदा को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, खुशी को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, कष्ट को जितना कम कर सकते हो कम करो। और सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लेवल पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में जो प्रगतिशील कराधान है, जितना ज़्यादा आप कमाते जाओगे आपसे टैक्स हम उतना ज़्यादा लेते जाएंगे। तो ये ज़्यादा कमाने वाले लोग तो कम ही है ना, बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग तो कम है ना इंडिया में, इंडिया या किसी भी कंट्री में, और कम कमाने वाले लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा कमाने वालों से जो संख्या में कम है उनसे ज़्यादा टैक्स लूँगा, और जब मैं इनसे टैक्स लेके गरीबों में बांटूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट पीपल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गरीब बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से समझते हैं कि मान लो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले 2 लोग हैं और गरीब लोग 98 हैं, तो इन 2 से मैं पैसा लेकर के 98 में बांटूंगा। तो ये एक्शन क्या हुआ? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हुआ और कम से कम लोगों का कम से कम नुकसान हुआ। ठीक है, 2 ही लोग को नुकसान हुआ, मैक्सिमम को क्या हुआ? फ़ायदा ही हुआ। तो ऐसा एक्शन क्या बोलोगे? उपयोगितावाद। तो आपको गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ आपको इसी के ऊपर चलेंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको कांट वाली कम दिखेंगी, यूटिलिटेरियन ज़्यादा दिखेंगी। गवर्नमेंट हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है
कि इतना लागत लगाएंगे तो इतना बेनिफिट होना चाहिए, इतना स्कूल बनाएंगे तो लिटरेसी रेट में इतना सुधार होना चाहिए। ये सब क्या है, सब में आप एंड देख रहे हो। आप आउटकम बजट, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है कि आउटकम बजट देखना है। आउटकम बजट यार कैसे देखोगे बिना अगर एंड को ध्यान में रख के, नहीं देख सकते ना आप। जेंडर बेस्ड बजटिंग, जेंडर बेस्ड बजटिंग भी तो ये तो देख रहे हो कि कितना खर्चा किया विमेंस के ऊपर, तो कॉन्सिक्वेंस और एंड का ख्याल कर ही रहे हो आप। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज है मैक्सिमम में आपको, हर में नहीं मैक्सिमम में आपको ये देखने को मिलता है क्या, कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हिंदी में भी आपको समझ में आया होगा। देखिए किसी भाई ने लिखा था यहाँ पर कि स्लाइड आप ऐसे छोड़ दिया करिए, तो मैं आज से ही कोशिश करूँगा कि वीडियो ख़त्म करने के बाद एक एक बार आपको पूरी स्लाइड ऐसे सिंपल दिखा दूंगा जिस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ना है, वो देख लेंगे फिर से, ठीक है। तो जनरली दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म। पार्ट 2 ऑफ द हमारा क्वेश्चन ये था कि लोग कहते हैं कि अब उपयोगितावाद वाले जो लोग हैं वो क्या उपभोक्तावाद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप प्लेजर की बात करते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम इस फिलॉसफी को इतना मतलब नैरो माइंडेडली समझा जाता है कि लोग उपयोगितावाद को उपभोक्तावाद से कंफ्यूज कर देते हैं कि प्लेजर मैक्सिमाइजेशन, प्लेजर बढ़ाना या ग्रेटेस्ट गुड करना है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल अपने लेवल पे करना चाह रहा है, कि हर आदमी स्वार्थी होता जा रहा है, सिर्फ अपना भला कर रहा है और बाकी दुनिया कुछ करे नहीं मतलब है उसको, ये वो बात नहीं कर रहे हैं। वो ही यूटिलिटेरियन ये भी तो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान को अपना ही भला करना है, ये फिर भी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए सबका, कुछ लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के और भी बहुत सारे आयाम हैं। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कहाँ निकली, वेस्ट में निकली। वेस्ट में इसने क्या किया, वेस्ट में इसने इंडिविजुअल राइट्स की बात करी कि ग्रेटेस्ट गुड या फिर आप प्लेजर मैक्सिमाइजेशन कब कर सकते हो अपना, जब स्टेट का रोल जो हो वो सीमित हो, स्टेट का रोल सीमित हो और डिफाइंड हो। स्टेट हर चीज़ में ना घुसे, कुछ जगह घुसे जहाँ इसकी बहुत ही ज़रूरत है, इस रेगुलेशन का काम करे, ये इंश्योर करे कि एक आदमी अपनी फ्रीडम एंजॉय करते उसमें दूसरे की फ्रीडम कम ना करे, मतलब दोनों की फ्रीडम के बीच में एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का काम करे। तो ये सब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इसने कंज्यूमरिज्म बढ़ाया है, तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हमको ये लिखना है कि नहीं सर, सिर्फ इसने कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ाया, इस फिलॉसफी के और भी कई सारे आयाम हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से एक बोला हमने कि इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, ये कहता है कि वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, ये कहता है कि इंसान को अपने वर्क को ड्यूटी माननी चाहिए, ठीक है। फिर ये कहता है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यही लोग तो हैं। फिर ये कहता है लिबरल इकोनॉमी की बात करता है। तो हालांकि तो आप फिर आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि इसीलिए इसकी जो फिलॉसफी है उसका आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से लोग इसको कंज्यूमरिज्म या अनसस्टेनेबिलिटी से जोड़ते हैं, क्योंकि इस थियरी में ऐसी कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो ह्यूमन में रैशनैलिटी को प्रमोट करती हैं, उसमें तर्क संगतता बढ़ाती हैं। तो जो तर्क संगत आदमी होगा वो समझ जाएगा कि कोई भी एक्शन उसका इन्वायरमेंट पे गलत असर डाल रहा है, तो उस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये वर्क कल्चर की बात करता है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात करता है, रैशनैलिटी की बात करते हैं ये लोग, तर्क संगतता की बात करते हैं, और कार्य संस्कृति कैसी होनी चाहिए, अपने वर्क को ही अपनी वर्शिप मानने वाली बात जो होती है वो करते हैं। तो जेस मिल कहते हैं नैतिक परोपकारिता, एथिकल ऑल्ट्रुइज्म, कि जो एक्शन सोसाइटी के लिए अच्छा है वही इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये बताता है कि नहीं, ये फिलॉसफी इतनी भी नैरो नहीं है जितना हम इसको समझते हैं, इसको आप डायरेक्टली अनसस्टेनेबिलिटी से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसके और भी कई सारे पॉजिटिव आयाम हैं। ये हो गया यूटिलिटेरियन एथिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए आप। थैंक यू सो मच।